हेलो स्टूडेंट्स। आज हम MPSC 003 का भारत लोकतंत्र और विकास का चैप्टर 10 को एक्सप्लेन करेंगे। इसका नाम है कानून व्यवस्था और न्यायपालिका। ये 10 चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दी हैं आपकी रिवीजन के लिए, और शायद मैं 5 तारीख तक आपका 2 चैप्टर और कंप्लीट कर ही दूंगा, 11 और 12। तो इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें सारा का सारा जो न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के बारे में है। हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी रही है प्राचीन से लेकर और आधुनिक काल तक। प्राचीन में किस तरह से न्याय किया जाता था, किस तरह क्या क्या व्यवस्था रही है, उन पॉइंटों पर मैंने ये थोड़ी नज़र डाली है। और आपको भी ज़रूरत है तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में न्यायालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो आपको इस पॉइंटों से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस तरह से लिखना है। आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखकर, इन पॉइंटों को बढ़ाकर आप एक अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं 20 नंबर का। तो पहले शुरू कर लेते हैं कि क्या न्यायपालिका है। किसी भी प्रजातंत्रीय देश में शासन व्यवस्था के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था है, वो जो भी प्रजातंत्र यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, उसमें एक न्यायपालिका, एक बिल्कुल स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो लोगों को अच्छी तरह से न्याय दिला सके, समान न्याय दिला सके और किसी के साथ भेदभाव न करे। स्वतंत्र और सभ्य राज्य की प्रथम पहचान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। यानी किसी आज़ाद राज्य यानी किसी स्वतंत्र राज्य और कोई जो बिल्कुल सुख संपन्न वाला राज्य है, वो यही माना जाएगा जिसमें एक उसकी पहचान यही मानी जाएगी जिसमें एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो, जो किसी के साथ भेदभाव न करती हो। एक न्यायपालिका हो कि कोई भी अगर अपना मुद्दा लेके जाना चाहे तो वो उस मुद्दे को उन निष्पक्षता से उसकी न्याय दिला सके। किसी का दबाव नहीं हो उस न्यायपालिका पर कि भाई इसके पक्ष में ये जवाब देगा, वो इसके पक्ष में जवाब देगा, भी बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष जवाब देगा दोनों के उसमें और उनका न्याय करेगा। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। ये व्यक्ति के अधिकार, किसी का हनन किया जा रहा है किसी के अधिकारों का, तो वो भी मुकदमा उठा सकता है। और किसी की आज़ादी के कोई भेद कर रहा है तो वो भी मुकदमा कर सकता है। राइट टू लाइफ। तो संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में तो इसकी महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। यानी संघात्मक यानी जिस देश में बहुत सारे संघ हैं, जैसे भारत जैसे देश जिसमें बहुत सारी जातियां हैं और बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारी धर्म है, तो इनमें आपसी मतभेद होते रहते हैं क्योंकि उनके विषयों पर संघों और राज्य सरकारों के बीच विभेद यानी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। उनका निपटारा एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी जो राज्य की जो एक संख्या है, जनसंख्या जो बहुत ज़्यादा है एक धर्म की, और सरकार के साथ उनके साथ भेद हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ही केस लिया जा सकेगा उनका, क्योंकि उच्च न्यायालय और राज्य न्यायालय में ये संभव नहीं है उनका न्याय करना। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पदों में सर्वप्रथम पर आता है, यानी सबसे ऊपर आता है। अपनी जो हमारी जो न्यायपालिका की जो संरचना है वो पिरामिड टाइप है। उस पिरामिड में सबसे ऊपर चोटी पे सर्वोच्च न्यायालय आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय पदों में सर्वप्रथम पर आता है। यह संवैधानिक यानी जो संविधान में लिखे कानून, नियम और दीवानी, जो कि किसी ज़मीन वगैरह के लिए है, कोई मतभेद चल रहा है उसके, और फौजदारी यानी सैनिक और फौजी, आर्मी में जो भी मतभेद चल रहे हैं, नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनके जो भी न्याय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। वे इनके हक में आता है और सभी तरह के अभियोग को सुनने और उनका समाधान करने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ये पॉइंट होगा आपको क्लियर। तो भारत में अब न्यायपालिका की उत्पत्ति अब ये देख लेते हैं प्राचीन काल से। यानी प्राचीन काल में न्यायपालिका कैसी थी, तो न्याय प्रशासन का सारा कार्य धर्म और पंचायत या किन्हीं प्रभावी जमींदारों आदि की सामाजिक संस्था द्वारा किया जाता था। जो प्राचीन काल में था वो न्याय, उसका जो था, जो आधार था, वो धर्म पर आधारित था और पंचायत पर आधारित था। इनके आधार पर ही और न्याय किया जाता था।
और कि ये कुछ चुनिंदा लोग ही एक पंचायत लगाकर न्याय करते थे किसी के मुद्दे पर। फिर देख लेते हैं, जो मनुस्मृति एक किताब थी जो मनु ने लिखी थी, उसमें धर्म के अंतर्गत मनुष्य की वृत्ति और सामाजिक दायित्व के अनुरूप न्याय का वर्णन किया। उस किताब में लिखा गया है कि किस तरह से एक मनुष्य के न्याय हो सके के लिए। तो उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग का अलग अलग धर्म है जिसका पालन करना ही न्याय है। मनु में लिखा गया कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कार्य ही करे, वो किसी दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं करे, तो वह न्याय ही है। और अगर कोई वैश्य है तो व्यापार करे, वो किसी के दूसरे के धर्म में उसको ना सिखाए कि तुझे ये ऐसा करना चाहिए, तुझे ये ऐसे करना चाहिए, ना उसके दखलंदाजी करना चाहिए। यही न्याय, वो अपने काम से काम रखे और अपने धर्म के ही अंडर काम करे, तो यही न्याय है। ये मनु में लिखा गया। तो न्याय के आधार पर इस मनुस्मृति पर बहुत ही वाद विवाद भी हुए हैं। जो जनजातीय लोग हैं और जो उनको ये बहुत ही पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें वर्ग प्रथा थी, बिल्कुल जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, उसको ही मान्यता दी गई है। उसी के हिसाब से काम होना चाहिए, उसी के हिसाब से न्याय होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। जो तो इसलिए उनके खिलाफ बहुत सी वो होती थी, अपराध होते थे। जो अछूते लोग थे, जो छोटी जाति के लोग थे, उनके खिलाफ इस मनुस्मृति को लेकर इसको आके रख दिया जाता था कि इसके हिसाब से तो यही है, इसके हिसाब से तो यही है। तो उन लोगों ने इस किताब को बिल्कुल जला दिया था। अंबेडकर जी ने इस किताब को जला दिया था। अंबेडकर ने सभी नीची जाति के लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। न्याय का आधार विवेक, शक्ति एवं दया तीनों थे। जो न्याय का आधार तय करते थे वो एक या तो समझदारी से, विवेक से करते थे, या बलपूर्वक करते थे शक्ति से, या किसी को माफ़ करना होता उस पर दया भी दिखाते थे। ये आधार थे। न्याय का विचार व रूप धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं पर आधारित था। जो न्याय का आधार था वो धार्मिक मान्यताओं यानी जो वर्ण थे उन पर, और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित था। जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उन पर ही आधारित था कि किस तरह से चलता आ रहा है, उसी तरह से अगर तुमने नहीं किया तो तुम अपराध कर रहे हो, ऐसे। मध्यकाल फिर देख लेते हैं, मध्यकाल युग में किस तरह से न्याय। धर्म सुधार आंदोलन हुए बहुत सारे, और जो रूढ़ियाँ थी, जो परंपरावादी रूढ़ियाँ चल रही थी, उन पर प्रहार किया गया इन धर्म सुधार आंदोलन और भी आंदोलनों द्वारा। एंड लोगों की जो मानसिक दास्ता थी उससे मुक्त करने का प्रयास किया गया। जो लोगों की एक मानसिक दास्ता थी उसको मुक्त करने का प्रयास किया गया इन्हीं आंदोलनों के द्वारा, रूढ़ियों पर प्रहार करने के का, कि वह अपने आप ही मानसिक जो उनकी सोच थी उसमें ही बंधे हुए थे वे, कि भाई ऐसे ही चलता आ रहा है तो मैं ऐसे ही करना चाहिए, और ये गलत है, ये बुरा है। तो उसके हिसाब से नए नियम कानून बने। ईश्वर, पोप, स्वर्ग व नर्क की ओर से मनुष्य का ध्यान मानवता, जगत की सुंदरता तथा अन्य सामाजिक समस्याओं की ओर किया गया। पहले ईश्वर, पोप और स्वर्ग को ही स्वर्ग नर्क मानते थे, तो इन सब चीज़ का ध्यान अब डाइवर्ट कर कर मानवता, जगत की सुंदरता तथा अन्य सामाजिक जो समस्याएं थी उन पर किया गया। मध्यकाल में राजा न्याय देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, यानी राजा ही सर्वोच्च न्यायालय होता था। राजा को ही राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। धीरे धीरे स्वतंत्रता एवं समानता के विषय में चिंतन होने लगा, यानी जो आज़ाद, हमें मुक्ति चाहिए, समानता, हमें एक समानता चाहिए, इसके विषय में चिंतन होने लगा। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को मनुष्य के न्याय युक्त अधिकार माना जाने लगा। ये मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं ये भी। फिर देख लेते हैं आधुनिक न्यायपालिका। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में रखी गई थी। ब्रिटिश युग में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में दीवानी, फौजदारी और सैनिक कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के फोर्ट विलियम में सम्राट थे जो राजा, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का अधिकार प्रदान किया गया। यह एक सर्वोच्च न्यायालय था जो कंपनी के अधीन था, यानी कंपनी उस पर ही कंपनी की एक किस्म की कठपुतली था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही होती थी।
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा सम्राट को यह शक्ति दी गई कि वह जो उच्चतम न्यायालय को समाप्त कर कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे। जो उच्चतम न्यायालय था उसकी जगह अब उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय था जो उनको छोटा करके अब कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में छोटे छोटे उच्च न्यायालयों की स्थापना करें। कलकत्ता जिसमें एक मुख्य रहेगा और तथा 15 अन्य न्यायाधीश रहेंगे हर एक में। इसी प्रकार कई चरणों से गुजरती हुई वह 1935 के अधिनियम के माध्यम से अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, यानी लास्ट अपने अंत पर पहुंची। अपनी जो हमारी ऐसे न्यायपालिका थी विकसित होकर 1935 के एक अधिनियम के अनुसार। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते देखते 26 जनवरी 1950 में हमने अपने संविधान में उच्चतम न्यायालय के सभी अधिकार एवं शक्तियों दी। जो भी शक्ति हमने पहले के देखते हुए उनको अब नई शक्तियां और नए अधिकार दिए, जिससे न्याय करने के लिए कोई बहुत ही आसान हो। भारत में न्यायपालिका की देख लेते हैं। इस तरह से भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, यानी उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं इसे, और सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं इसे। फिर उसके बाद है उच्च न्यायालय, जो है हाई कोर्ट कहते हैं। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन्हें जिला अदालत कहते हैं। और फिर उसके नीचे आता है अधीनस्थ अदालत, सुपरिटेंडेंट कोर्ट। ये मेन कोर्ट्स हैं, वैसे इसके अलावा भी कुछ कोर्ट्स होते हैं, वो आप किताब में पढ़ लेना। अब देख लेते हैं कुछ कार्य। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। ये इसकी शक्तियाँ हैं, ये करवा सकता है। उच्च न्यायालय फिर निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, यानी जिला अदालत वगैरह। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद जिला अदालत, जिले में दायर मुकदमे थे, जो जिले में दायर किए गए हैं किसी ने, तो उनकी सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। फिर इसके बाद अधीनस्थ अदालत फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। ये अधीनस्थ अदालत। और एक फिर देख लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। अब सर्वोच्च न्यायालय था, उसके जो क्षेत्र अधिकार क्या क्या है और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। और भी मौलिक अधिकार में जैसे संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा, अपीली यानी दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। सलाहकारी, जनहित के मामलों तथा कानून के मसले में पर राष्ट्रपति को सलाह देना। और देख लेते हैं रिट जो जारी करता था वो। रिट होती है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सभी के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश और उत्प्रेक्षण लेखों तथा अधिकार परीक्षा जारी करना का अधिकार। और विशेष अधिकार देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का हमारा। भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय को। ये चैप्टर इतना ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है 10th। तो इस चैप्टर को आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा और थोड़ा किताब में से पढ़ लीजिएगा। मोटे मोटे आपके इसमें पॉइंट हो गए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा वो एक्सप्लेन तो लाइक कर सकते हैं चैनल को, इसकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।